जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए, अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अत्यावश्यक हो जाता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका जो है झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम 22 मार्च को होने वाला है। तो बिल्कुल कम समय है, समय का सदुपयोग कीजिए, शिद्दत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि झारखंड के सिलवानुस डुंगडुंग किस खेल के पूर्व खिलाड़ी हैं। पहला है शतरंज, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा फुटबॉल, चौथा है हॉकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। हॉकी के पूर्व खिलाड़ी आपके सिलवानुस डुंगडुंग हैं। और 1980 में आपके मास्को में हॉकी का ओलंपिक हो रहा था और उसमें जो है भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जो है गोल्ड मेडल जीता गया था। इतना याद रखना है। और ये जीता हुआ टीम का ही सदस्य कौन थे? सिलवानुस टुंगडुंग। और सिलवानुस टुंगडुंग को जो है 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो सिलवानुस टुंगडुंग है झारखंड के तो हैं ही, लेकिन झारखंड के किस जिला से इनका ताल्लुकात रहा है। तो इनका जन्म हुआ है आपका 27 जनवरी को। ठीक है, 27 जनवरी 1949 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म सिमडेगा जिला में हुआ है। ठीक है, सिमडेगा जिला में इनका जन्म हुआ है। इतना याद रखना है। अगर बात किया जाए सिमडेगा की, तो सिमडेगा जिला बना है 2001 में। और सिमडेगा में ही आपका क्या है? तो राम रेखा धाम है। साथ ही सिमडेगा में ही आपका कौन सा मेला लगता है? तो गांधी मेला लगता है। ये सब आपको जो है याद करते हुए ही आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पारसी अग्नि मंदिर, मंदिर का नाम लिखिएगा, पारसी अग्नि मंदिर झारखंड के किस शहर में स्थित है। पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है धनबाद। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जमशेदपुर में। और जमशेदपुर में भी कहाँ? तो साकची नामक स्थान पर है। इतना आपको याद रखना है। और इसकी जो है स्थापना या उद्घाटन हुआ था आपका 1954 में। इस मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है प्राण प्रतिष्ठा किया गया था कब? तो 1960 में। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ है? जमशेदपुर में। अब जमशेदपुर के बारे में बात करेंगे तो जमशेदपुर शहर को क्या कहा जाता है? झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। साथ ही जमशेदपुर को जो है झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है। और जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में बसा हुआ नदी शहर है। इतना याद रखना है। अब ये जो जमशेदपुर है इसका पुराना नाम क्या है? तो जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है। क्या है? साकची है। लेकिन जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? तो जमशेदजी नसरुआन जी टाटा के द्वारा। और उन्हीं के नाम पर जो है आज इस शहर को जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहा जाता है। और ये एक शहर है, ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये जिला बना है 1990 में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बाकी जिला का स्थापना हल्का सा बता देते हैं, आगे बढ़ेंगे। रांची की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1899 में। हजारीबाग जिला बना है 1833 में। और धनबाद जिला बना है 1956 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड में पहला चुआड़ विद्रोह कब हुआ था। पहला है 1831, दूसरा है 1832, तीसरा है 1914, चौथा है 1769। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1769 से लेकर 1771 तक जो है आपका क्या हुआ था? चुआड़ विद्रोह हुआ था, पहला चरण वाला। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व रघुनाथ महतो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो रघुनाथ महतो। और इसके अलावा और भी नेता थे जैसे श्यामगंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, ये सब क्या थे? चुआड़ विद्रोह के ही नेता थे। तो कब हुआ था? तो 1769 से 71 में आपका चुआड़ विद्रोह हुआ था। इतना आपको याद रखना है।
अगर बाकी विकल्प की बात करेंगे तो 1831-32 में क्या हुआ था, आपका कोल विद्रोह हुआ था। और कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपके बुधु भगत थे। कौन थे, बुधु भगत के द्वारा जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और 1832-33 की बात करेंगे तो 1832-33 में जो है आपका भूमिज विद्रोह हुआ था। और भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो गंगा नारायण सिंह हैं। कौन है, गंगा नारायण सिंह हैं। और भूमिज विद्रोह को ही जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। 1914 में क्या हुआ था, तो 1914 में जो है आपका टाना भगत आंदोलन हुआ था। टाना भगत आंदोलन हुआ था। और टाना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है, जतरा भगत या जतरा उरांव है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन द शेडेज, ठीक है, इन द शेडेज ऑफ द स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पहला है महुआ मांझी, दूसरा है रोज केरकेटा, तीसरा है कामिल बुल्के, चौथा है अल्पा शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्पा शाह के द्वारा लिखा गया है पुस्तक का नाम इन द शेडेज ऑफ स्टेट। और यह जो है आपका 2010 में प्रकाशित हुआ था। कब, तो 2010 में प्रकाशित हुआ था। और ये जो हैं, ये जो राइटर हैं अल्पा शाह, ये कहाँ के हैं, तो झारखंड के मूल निवासी हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अगर बाकी ऑप्शन में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक ऑप्शन है जिसको हम लोग को जानना है। महुआ मांझी के बारे में भी हमेशा पूछता है कि महुआ मांझी के द्वारा लिखित किताब का कौन सा नाम है, तो मारंग। ठीक है, मारंग गोडा नीलकंठ हुआ, इनके द्वारा लिखा हुआ ये किताब का नाम मारंग गोडा नीलकंठ हुआ, इनके द्वारा लिखा गया किताब का नाम है, जो कि काफ़ी प्रचलित और प्रसिद्ध किताब है। और महुआ मांझी कौन है, तो एक अच्छा राइटर है ही, लेकिन ये जो है साथ में क्या है, एक नेता भी हैं। ठीक है, और ये जेएमएम से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है राज्यसभा की सदस्य हैं वर्तमान में। इतना आपको याद रखना है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पा शाह के द्वारा ये किताब लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कौन सी योजना है जो विश्व बैंक की सहायता से 14 से 24 आयु वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने का काम करता है। पहला है अधिकार योजना, दूसरा है आपका किशोरी सहारा योजना, तीसरा है शक्ति योजना, चौथा है तेजस्विनी योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तेजस्विनी योजना जो है, जो विश्व बैंक के सहायता से चलाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य जो है कि 14 से 24 वर्ष की आयु की लड़कियों को जो है सशक्त बनाना है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इस योजना की शुरुआत आपका 2016 ईस्वी में हुई थी। और इस पर जो है विश्व बैंक ने कितनी सहायता की है, तो विश्व बैंक के द्वारा 340 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान किया गया है। ये भी हम आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दसम जलप्रपात किस नदी पर है। पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है उत्तरी कोयल, तीसरा है कांची, चौथा है शंख नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांची नदी पर आपका दसम जलप्रपात है। और आपको बता दें ये आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। रांची से अगर आप लोग टाटा जाइएगा तो बीच में जो है आपका कौन सा जगह आता है, तो बीच में जो है आपका तैमारा घाटी आता है। तो तैमारा घाटी के बगल में ही एक रास्ता घुसता है, वहीं पर आपका क्या है, दसम जलप्रपात। ठीक है, जो कि आपका कांची नदी पर स्थित है। अगर कांची नदी की बात करेंगे तो ये जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। किसकी, तो स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी नदी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। स्वर्ण रेखा नदी की बात करेंगे तो ये रांची के नगड़ी गांव से निकलता है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को हम लोग रानी चुआ कहते हैं। चुआ मतलब होता है कुआं का छोटा रूप। और ये झारखंड का एकमात्र नदी जो है जो स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है। इतना आपको याद रखना है। और ये जो स्वर्ण रेखा नदी है इस पर जो है बहुत सारा जलप्रपात और बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। जैसे यहाँ पर बना हुआ है आपका हुंडरू जलप्रपात, जो कि आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। और ये झारखंड का लोध जलप्रपात के बाद दूसरा प्रमुख जलप्रपात है। इसके अलावा आपको बता दें कि पालना डैम भी आपका स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। कहाँ, तो ये सरायकेला जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि चांडिल डैम भी बना हुआ है स्वर्ण रेखा नदी पर, और ये भी कहाँ है, तो ये भी आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वर्ण रेखा और खरके नदी के किनारे जो है आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। अगर उत्तरी कोयल नदी की हम लोग बात करेंगे तो उत्तरी कोयल नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, तो रांची का पिस्का गांव है।
ठीक है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है तो आपको बता दें, औरंगा नदी है। कौन है? औरंगा नदी है। और एक हो जाएगा आपका अमानत नदी है। और एक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी इसका सहायक कौन सा? बूढ़ा नदी। और बूढ़ा नदी पर ही आपका जो है कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? लोध जलप्रपात। लेकिन बूढ़ा नदी पर बने होने के कारण लोध जलप्रपात को बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है, जो कि लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो ये भी आपको याद रखना है। और उत्तरी कोयल नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये आपकी सोन नदी की सहायक नदी है। ये भी आपको याद रखना है। किसकी? तो सोन नदी की। कांची के बारे में बात कर लिए हैं, शंख नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? चैनपुर से होता है। और चैनपुर कहाँ पर है? तो चैनपुर आपका गुमला जिला के अंतर्गत आता है और गुमला जिला बना है 1983 में। इतना याद रखना है। तो 10वां जलप्रपात आपका हो जाएगा कांची नदी पर और ये रांची जिला के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि झारखंड में धातु के शानदार डिजाइन के सुंदर चौड़े कंगन बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पहला है चूर, दूसरा है पान कट्टा, तीसरा है पाला, चौथा है ताला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चूर कहा जाता है। तो झारखंड के धातु कार्य करने वाले श्रमिकों को ये सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें चूर के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई खास एक्स्ट्रा फैक्ट तो नहीं है, बस यही जानिए। लेकिन कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? ये क्वेश्चन इजी लग रहा है लेकिन इसको हम थोड़ा सा टफ बना के पूछ रहे हैं आपको, ठीक है? कैसे? देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि झारखंड राज्य का जो राजकीय पशु है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ऐसा अगर पूछेगा तो टफ हो जाएगा। तो पहले आप लोग बताइए कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है? पहला है हाथी, दूसरा है शेर, तीसरा है बकरी, चौथा है हिरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाथी जो है झारखंड का राजकीय पशु है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है एलिफास मैक्सिमस। क्या नाम है? तो एलिफास, ठीक है, PHAS, एलिफास मैक्सिमस। मैक्सिमस का स्पेलिंग ये हो जाएगा MUS, ठीक है। एलिफास मैक्सिमस जो है हाथी का वैज्ञानिक नाम है। अगर आप लोगों को पूछ दिया जाता है कि झारखंड का जो है राजकीय वृक्ष कौन सा है तो आप बोलते साल है, ठीक है, साल है बोलते। लेकिन साल का अगर वैज्ञानिक नाम पूछ देता है तो क्या बताते? तो इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। क्या नाम है? सोरिया रोबस्टा। अगर आप लोगों से पूछ दिया जाता है कि झारखंड का जो है राजकीय पुष्प कौन सा है तो आप लोग फटाक से बोलते पलाश। लेकिन पलाश का जो है वैज्ञानिक नाम पूछ देता है तो क्या बताते? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बताते। ठीक है, तो इस तरह से जो है कुछ कुछ चीज़ें आसान होते हुए भी मुश्किल हो सकता है अगर हम लोग डिटेल से नहीं जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कौन सा त्यौहार अविवाहित जनजातीय बालिकाओं के द्वारा उत्तम प्रजनन क्षमता और बेहतर कुटुंब के खातिर मनाया जाता है? पहला है करम, दूसरा है जावा, तीसरा है टूसू, चौथा है रोहिणी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जावा त्यौहार। जावा त्यौहार में होता क्या है कि बहुत सारे बीजों को जो है साफ सुथरा बालू में जो है रोपा जाता है और उससे जो अंकुरित होकर निकलता है उसी को तो जावा कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार का ही त्यौहार मनाया जाता है झारखंड में, झारखंड की जनजाति कुंवारी लड़कियों के द्वारा। और इस पर्व को मनाने के पीछे उनकी मान्यता है कि ऐसा पर्व अगर हम लोग मनाते हैं तो हमारे लिए जो है बेहतर रिश्ता आएंगे, बेहतर ससुराल मिलेगा, साथ ही हमारी जो है प्रजनन क्षमता बेहतर रहेगा, बरकरार रहेगा। ठीक है, चलिए, तो हो जाएगा आपका जावा पर्व। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पहले जनजाति नेता जिसने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है बुद्धू भगत, तीसरा है तिलका मांझी, चौथा है जतरा भगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी को ये श्रेय दिया जाता है। अगर तिलका मांझी की बात करेंगे तो इनका मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम जबरा पहाड़िया है। क्या है? जबरा पहाड़िया इनका मूल नाम है। और आपको बता दें कि तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे तिलका मांझी आंदोलन कहते हैं। और तिलका मांझी आंदोलन का चरम उत्कर्ष की काल बोलेंगे तो 1783 से लेके 1785 तक का काल को तिलका मांझी आंदोलन का चरम उत्कर्ष काल माना जाता है।
अब तिलका मांझी के द्वारा जो है 1784 में जो है एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी जाती है और उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्लीवलैंड था और क्लीवलैंड को जो है तीर मारकर हत्या कर दी जाती है। अब जिसके परिणाम स्वरूप जो है तिलका मांझी को 1785 में, कब, तो 1785 में जो है भागलपुर में जो कि अभी बिहार में है, तो भागलपुर में जो है बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती है। और आज जो उस जगह को जहाँ पर फांसी दी गई थी उस जगह को बाबा तिलका मांझी चौक कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करते हैं बाकी विकल्प, तो बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे बिरसा मुंडा आंदोलन कहते हैं और उसी को उलगुलान भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, उलगुलान। और उलगुलान का सीधे मतलब पूछा जाता है तो इसका मतलब हो जाता है महान क्रांति। क्या होता है, महान क्रांति या महान हलचल होता है उलगुलान का मतलब। और बिरसा मुंडा का जो है आंदोलन का कार्यकाल कब माना जाता है, तो 1895 से लेके उनकी मृत्यु 1900 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगर बुद्धू भगत की बात करेंगे तो इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध कोल विद्रोह से है और कोल विद्रोह आपका 1831-32 में हुआ था, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर जतरा भगत की बात करेंगे तो जतरा भगत का संबंध जो है आपका किससे है, तो कौन सा है, टाना भगत आंदोलन से। टाना भगत आंदोलन से इनका संबंध है और जतरा भगत ये द्वारा टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व 1914 में किया गया था। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मैथन बांध किस जिले पर स्थित है। पहला है रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा धनबाद, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, धनबाद जिले में है। ये जो मैथन बांध है ये दामोदर घाटी निगम के तहत बनाया गया है। कहाँ पर, तो धनबाद में बनाया गया है। और किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आपका बराकर नदी पर बनाया गया है। और कब बनाया गया है, तो ये आपका 1958 ईस्वी में बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम लोग धनबाद की बात करते हैं तो धनबाद जिला कब बना है, तो ये जिला बना है 1956 में। और धनबाद को झारखंड का कोयला नगरी कहा जाता है और भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। और धनबाद में जो है आपका क्या है, एक वासेपुर नाम का शहर है और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बनी है, गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये झारखंड के धरती पर आधारित है इसीलिए ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अल्बर्ट एक्का की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। पहला है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, दूसरा है भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और तीसरा है कारगिल युद्ध, चौथा है भारत चीन युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 हो जाएगा। आपको बता दें कि ये जो अल्बर्ट एक्का हैं इन्हें जो है मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला था, तो परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और परमवीर चक्र जो है सेना के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और ये झारखंड के इकलौते व्यक्ति हैं जिन्हें जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो है आपका भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था 1971 में, उस समय शहीद हो गए थे। पाकिस्तानियों के जो है डांट खट्टे हुए करते हुए ये शहीद हो गए थे। और ये गुमला जिला के रहने वाले हैं, गुमला जिला के जारी गाँव के रहने वाले हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका परमवीर चक्र अल्बर्ट एक्का। और ये किस पद पर थे, तो आपको बता दें लांस नायक थे। कौन सा थे, लांस नायक थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कार्तिक अमावस्या के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। पहला है जावा, दूसरा है सरहुल, तीसरा है वंदना, चौथा है जनी शिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वंदना। कार्तिक अमावस्या के समय वंदना का त्यौहार मनाया जाता है और यह त्यौहार जो है आपका पशु से संबंधित है, यानी कि पशुओं से संबंधित त्यौहार आपका वंदना है। और इसी का ही दूसरा नाम क्या है, तो इसी का दूसरा नाम सोहराय भी है। इतना आपको याद रखना है। इस दिन जो है किया जाता है कि पशुओं को सजाया जाता है, उनकी पूजा पाठ की जाती है, उनके लिए विशेष पकवान की भी व्यवस्था की जाती है। ये सब आपको याद रखना है। बाकी ऑप्शन को हल्का सा चर्चा कर ही देते हैं। जावा के बारे में बता चुके हैं कि झारखंड के जो है अविवाहित जनजातीय बालिकाओं के द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है ताकि उनके लिए जो है अच्छा रिश्ता या अच्छा ससुराल मिले, साथ ही उनकी प्रजनन क्षमता बेहतर हो। सरहुल की बात करेंगे तो झारखंड के जनजातियों का जो है सबसे बड़ा त्यौहार है
और यह जो है आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में मनाया जाता है और इसमें जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ये हम आपको बता चुके हैं सरहुल पर्व के बारे में। अगर हम लोग बात करेंगे जनी शिकार के बारे में, तो ये भी आपका जो है उरांव जनजाति के बीच प्रचलित त्यौहार है और मुख्य बात यह है कि ये त्यौहार जो है आपका 12 साल में एक बार मनाया जाता है और इसी त्यौहार का दूसरा नाम क्या है, तो मुक्का सेंद्रा। क्या नाम है, मुक्का सेंद्रा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो इस दिन जो होता क्या है कि महिलाएं जो है पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार के लिए निकल जाती है और रास्ते में जो भी पशु मिलता है उसका शिकार कर लाती है और एक जगह इकट्ठा होकर उसको बनाती है, खाती है, नृत्य संगीत का आयोजन भी करती है। तो यही है आपका जनी शिकार जो 12 साल में एक बार मनाया जाता है। और एक त्यौहार है जो 12 साल में एक बार मनाया जाता है और उस त्यौहार का नाम है देशावली। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वंदना त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का कौन सा लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। पहला है पाइका, दूसरा है छौ, तीसरा है डोमकच, चौथा है अंगनय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डोमकच। ठीक है, डोमकच जो है सामान्यतः आपको बस इतना याद रखना है कि शादी से संबंधित जो लोक नृत्य है वो क्या है, डोमकच है। लेकिन इसके पीछे एक कहानी कुछ इस तरह से भी है कि देखिए सदानों में जब शादी होता है तो लड़का घर के लोग कहाँ चले जाते हैं, बारात के लिए चले जाते हैं। तो घर में महिलाएं बच जाती है तो महिलाएं जो है घर की रखवाली के लिए रात भर क्या करती है कि पुरुष वस्त्र धारण करके नृत्य संगीत का आयोजन करती है। उसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती है और हंसी मजाक के हिसाब से जो है थोड़ा बहुत अश्लील भरा गाना भी गाती है और नृत्य संगीत का मजा लेती है रात भर। अब उसमें जो है थोड़ा सा अश्लीलता होता है और थोड़ा महिलाएं खुल के नाच गान करती, तो पुरुषों का उसमें शामिल होना वर्जित रहता है। यही क्या है, डोमकच है। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विवाह से संबंधित लोक नृत्य डोमकच है, इतना आपको याद रखना है। इसमें और दो चीज़ के बारे में आपको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पाइका की बात करेंगे तो ये क्या है, आपका पुरुष प्रधान नृत्य है और ये एक ओजपूर्ण नृत्य है। कैसा है, ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें जो नर्तक होता है वो क्या करता है, सैनिक वेश धारण करके नृत्य करता है, जिसके कारण इस नृत्य को जो है मार्शल नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, और आपको बता दें, हाँ, मार्शल नृत्य कहा जाता है, इतना आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे अंगनय की, तो अंगनय जो है आपका महिला प्रधान नृत्य है और ये जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है और महिलाओं के द्वारा आंगन में किया जाता है, जिसके कारण इसका नाम अंगनय पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। पहला अंगिका, दूसरा है नागपुरी, तीसरा है कोरवा, चौथा है सादरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कोरवा जो है झारखंड में एक आदिम जनजाति है, इतना याद रखना है। और अंगिका, नागपुरी, सादरी ये भाषा है और भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आता है, इतना आपको याद रखना है। इसमें भी अगर नागपुरी की बात करेंगे तो झारखंड के छोटा नागपुर में प्रचलित ये लोकल भाषा है। और आपको बता दें कि नागवंश जो थी, नागवंश का जो राजकीय भाषा, नागवंशियों का राजकीय भाषा क्या थी, तो राजकीय भाषा आपका नागपुरी था। और नागपुरी बहुत ही मीठा बोलचाली की भाषा है, आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे। ठीक है, तो कोरवा जो है ये आर्य भाषा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड के भाषाओं या बोलियों को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने, तो 3 वर्गों में बांटा गया है। और ये 3 वर्ग कौन कौन सा है, तो एक आपको बता दें, भारतीय आर्य, एक हो जाएगा भारतीय आर्य भाषा, ये हो गया। और दूसरा हो जाएगा आपका द्रविड़ भाषा परिवार, दूसरा हो जाएगा आपका द्रविड़ भाषा परिवार। और तीसरा हो जाएगा आपका मुंडा भाषा परिवार या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, उसी को आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 3 वर्गों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहरदगा। तो जो आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है
झारखंड की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। और आप सभी को पता है कि प्रत्येक 10 साल में जो है एक बार जनगणना किया जाता है। तो 11 में हुआ है, उसके बाद होना था आपका 2021 में। लेकिन 21-22 में आपका क्या चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, जिसके कारण जो है जनगणना नहीं हो पाया। तो उसका जो है नया वाला करंट आंकड़ा नहीं आ पाया है। तो जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा की है। और लोहरदगा की अगर बात करेंगे तो लोहरदगा में कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, तो 4,61,790 ये था आपका लोहरदगा की जनसंख्या। इसको आप मोटा मोटी 4 लाख भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम लोग लोहरदगा की बात करते हैं तो लोहरदगा जिला बना है 1983 में। और लोहरदगा में आपका क्या है, एक बगड़ू पहाड़ है। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए, तो बॉक्साइट के लिए फेमस है। ठीक है, साथ ही आपको बता दें कि लोहरदगा में 2 जलप्रपात है, एक तो हो जाएगा नींदी और एक हो जाएगा आपका घड़घड़िया। तो ये सब आपको याद करते हुए ही चलना है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा, रांची। रांची सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। और रांची में जनसंख्या कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 29,14,253 था। ये आपका रांची की जनसंख्या था। इतना आपको याद रखना है। और रांची की बात की जाए तो रांची जिला बना है 1899 में। ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो है आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि झारखंड की जो है कुल जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 3,29,88,134 या क्या, ये क्या था, तो झारखंड की जनसंख्या था। इसमें भी अगर आदिवासियों की जनसंख्या कहा जाए तो 86,45,042 ये क्या है, आदिवासियों की जनसंख्या, जिसको प्रतिशत में निकालेंगे तो 26.2% हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ होती है, झारखंड में कौन सी शैली पाई जाती है। पहला है मयूरभंज, दूसरा है पुरुलिया, तीसरा है सरायकेला, चौथा है पाकुड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरायकेला। देखिए छऊ नृत्य को जो है झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल सरायकेला को माना जाता है। और सरायकेला एक ज़िला है और यह ज़िला बना है आपका 2001 ईस्वी में। और सरायकेला की बात करेंगे तो यह जो है आपका खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। और सरायकेला में आपका क्या है, चांडिल बांध बना हुआ है जो कि एक पर्यटक स्थल है, नौका विहार का भी व्यवस्था है। इसके अलावा सरायकेला में आपका पालना डैम भी है। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो सरायकेला को झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। और भारत में 3 जगह को माना जाता है, इसलिए 3 प्रकार की शैली भी है। उड़ीसा में किस प्रकार की छऊ नृत्य पाया जाता है, तो मयूरभंज प्रकार की। पश्चिम बंगाल में बात किया जाए तो पुरुलिया प्रकार की छऊ नृत्य पाया जाता है। यानी कि पूरे भारत में जो है 3 प्रकार की छऊ नृत्य पाए जाते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब छऊ नृत्य क्या है, तो यह जो है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और इसका जो है 1938 में जो है विदेशों में यानी कि यूरोप में भी प्रदर्शन किया जा चुका है। इस तरह से यह नृत्य जो है आपका इंटरनेशनल नृत्य बन गया है। और यह जो है आपका क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। और ये एक ओजपूर्ण नृत्य है। क्या है, तो यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। इतना आपको याद रखना है। इसमें जो नर्तक होता है वो क्या करता है, तो मुखौटा पहन के नृत्य करता है। क्या करता है, तो मुखौटा पहन के नृत्य करता है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि उरांव जनजाति में प्रचलित कंबकट क्या है। पहला है चित्रकला, दूसरा है नृत्य, तीसरा है भोजन, चौथा है आभूषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चित्रकला है। कुंभकट उरांव जनजाति लोगों के द्वारा हाथ से किया जाने वाला एक चित्रकारी है, जिसमें पशु पक्षियों पेड़ पौधों से संबंधित चित्र जो है विभिन्न प्रकार से बनाए जाते हैं। तो हो जाएगा आपका चित्रकला है। अब उरांव जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से ये दूसरी बड़ी जनजाति है। क्या है, दूसरी बड़ी जनजाति है। इनके प्रमुख देवता का नाम क्या है, तो इनका प्रमुख देवता का नाम ये धर्मेश है। और इनका जो है सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है, तो सरहुल है। लेकिन सरहुल को जो है ये लोग सरहुल नहीं कहते हैं बल्कि खद्दी कहते हैं। खद्दी बेचा के बर के ऐसे कहते हैं। अब उरांव जनजाति में जो युवा गिरी पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उरांव जनजाति की युवा गिरी को धूमकुड़िया कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? तो धूमकुड़िया कहा जाता है। इनकी भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा कुड़ुक है। इसीलिए ये लोग जो है स्वयं को कुड़ुक कहलाना भी पसंद करते हैं। और कुड़ुक का मतलब हो जाता है मानव या मनुष्य होता है। और कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए जो है कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो कुड़ुक भाषा को लिखने के लिए तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और तोलोंग सिकी लिपि जो है किस इसका आविष्कार जो है आपका नारायण उरांव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो नारायण उरांव के द्वारा किया गया है। ठीक है। और कुड़ुक भाषा जो है किस परिवार के अंतर्गत आता है? तो द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है। पहला उरांव भित्ति चित्र, दूसरा है जादव पटिया, तीसरा है लहसुआ, चौथा है संथाली भित्ति चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लहसुआ जो है एक चित्रकला शैली नहीं है। उरांव भित्ति चित्र, जादव पटिया, संथाली भित्ति चित्र ये सभी के सभी क्या है? एक चित्रकला है। लेकिन आपका जो है लहसुआ जो है एक लोक नृत्य है। ठीक है। चलिए लहसुआ क्या है? तो यह एक लोक नृत्य है। इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है जादव पटिया के बारे में आपको बता दें कि जादव पटिया जो है एक चित्रकला तो है ही, लेकिन यह जो है आपका संथाल जनजाति के बीच लोकप्रिय है। संथाल जनजाति के लोग जो है चित्रकार को क्या कहते हैं? तो जादव कहते हैं। चित्रकार को ये लोग जादव कहते हैं। क्योंकि यह चित्रकारी जो है कागज या कपड़े के पट पर किया जाता है, इसलिए इस चित्रकारी को जो है जादव पटिया कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड भारत के संपूर्ण खनिज संसाधनों में लगभग कितना प्रतिशत हिस्सेदारी करता है? पहला है 40%, दूसरा है 35%, तीसरा है 30% और चौथा है 20%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 40%। संपूर्ण भारत में खनिज उत्पादन के मामले में झारखंड को पहला स्थान प्राप्त है और संपूर्ण भारत में खनिज उत्पादन का झारखंड अकेले 40% का योगदान करता है। राज्य को केवल खनन उद्योग से ही 3000 करोड़ रुपया, कितना? तो 3000 करोड़ रुपया जो है कमाई होता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए तो हो जाएगा आपका 40%। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षण भंडार है। यानी कि झारखंड में किस खनिज का 26% आरक्षित भंडार है, ये आपको बताना है। पहला है कोयला, दूसरा है तांबा, तीसरा है लो अयस्क, तीसरा है बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लो अयस्क। झारखंड में लो अयस्क का 26% आरक्षित भंडार है। इतना आपको याद रखना है। और झारखंड में जो है लो अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। इतना आपको याद रखना है। अगर इसमें आपको पूछा जाता कि कोयला की बात की जाए तो कोयला का जो है कितना प्रतिशत आरक्षित भंडार है? तो लगभग 40% आरक्षित भंडार है। अगर हम लोग बात करते हैं तांबा की, तो झारखंड में जो है तांबा के लिए कौन सा जगह फेमस है? तो तांबा आपका कितना प्रतिशत वो पहले बताते हैं। तांबा जो है आपका 33% झारखंड योगदान करता है। ठीक है। और ये जो है तांबा के लिए कौन सा जगह फेमस है? तो तांबा के लिए आपका घाटशिला फेमस है। और घाटशिला कहाँ है? तो घाटशिला आपका पूर्वी सिंहभूम में है। इतना आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट जो है झारखंड 21% का योगदान करता है। और बॉक्साइट के लिए लोहरदगा का बगड़ू पहाड़ फेमस है। कौन सा? बगड़ू पहाड़ फेमस है। ये सब आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता पायराइट, पायराइट की बात किया जाता, लिख ही देते हैं। पायराइट की बात किया जाता है तो झारखंड अकेले जो है 95% का योगदान करता है। ठीक है। अगर अभ्रक की बात किया जाता, अभ्रक की, तो अभ्रक जो है झारखंड अकेले 58% का योगदान करता है। ठीक है। अगर काइनाइट की बात किया जाता, काइनाइट की बात किया जाता है तो झारखंड अकेले जो है 30% काइनाइट का योगदान करता है। अगर बात किया जाता ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की अगर बात किया जाता है तो झारखंड अकेले 33% ग्रेफाइट का योगदान करता है। तो ये सब जो है आपका झारखंड में ही पाया जाता है। यानी कि खनिज जो है संपूर्ण रूप से यह भंडार पाया जाता है झारखंड में। इसीलिए तो है झारखंड को रत्नगर्भा या रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया है? पहला है रूस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जापान, चौथा है जर्मनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस, यानी कि सोवियत संघ रूस।
अब बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना होने के कारण जो है बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो स्टील सिटी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ पर किया गया है? तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है। और यह जो है आपका 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया है और रूस देश के सहायता से किया गया है। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि बोकारो जो है जिला कब बना है? तो हमारा बोकारो जिला बना है 1991 ईस्वी में। इतना याद रखना है। और बोकारो में आपका क्या है? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि नीलांबर पीताम्बर जिन्होंने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था किस जनजाति के थे? पहला है संथाल, दूसरा है खरवार, तीसरा महली, चौथा है मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खरवार जनजाति के थे। एक्चुअली नीलांबर पीताम्बर को जो है भोक्ता बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोक्ता बंधु कहा जाता है। और आपको बता दें कि भोक्ता जो है खरवार जनजाति की ही एक उपशाखा है। क्या है? एक उपशाखा है। यानी कि आप खरवार जनजाति भी कह सकते हैं। खरवार जनजाति का ही एक शाखा होता है भोक्ता। तो भोक्ता बंधु मतलब ये खरवार जनजाति की बात हो रहा है। अब नीलांबर पीताम्बर की बात करेंगे तो इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में पलामू जिला में, ठीक है, पलामू जिला में जो है सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी और अंग्रेजों से लोहा लिया था। अब इनके जो है परिणाम भी भुगतने पड़े इन्हें कि नीलांबर पीताम्बर को जो है कहाँ पर? तो लेस्लीगंज में। कहाँ पर? तो लेस्लीगंज में जो है आम के पेड़ पर लटका कर इन दोनों भाइयों को फांसी लगा दी जाती है। कब? तो 1859 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। और ये लेस्लीगंज कहाँ है? तो आपका पलामू में है। इतना याद रखना है। और पलामू जो है जिला कब बना है? तो पलामू जिला आपका बना है 1892 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है 1857 की क्रांति का जिक्र हुआ है, तो ये भी जान लीजिए कि झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति कब और कहाँ हुई थी। तो झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो आपको बता दें रोहनी गांव में हुआ था। और रोहनी गांव कहाँ है? तो रोहनी गांव की बात करेंगे तो ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो ये आपका 1983 में बना है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए खेरवार जनजाति की बात करेंगे तो ये जो है इन्हें लड़ाका जनजाति भी कहा जाता है। क्या? लड़ाका जनजाति भी कहा जाता है। और ये जो है सत्य और अहिंसा के लिए जो है अपना प्राण त्याग देने तक के लिए ये आपका फेमस है। यानी कि सत्य और अहिंसा के लिए अपना प्राण भी बलिदान दे सकते हैं। कौन? खरवार जनजाति। और इन्हें जो है पलामू में जो है क्या कहा जाता है? 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए कौन सा जिला मशहूर है? पहला है लोहरदगा, दूसरा चतरा, तीसरा पाकुड़, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पाकुड़ जिला जो है पत्थर और बीड़ी के खान या उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इतना याद रखना है। लेकिन पाकुड़ के बारे में एक चीज़ क्या जानते हैं कि झारखंड में जो है साक्षरता दर के मामले में ये सबसे पीछे है। यानी कि झारखंड में कौन सा जिला सबसे कम साक्षरता दर जिला है? तो पाकुड़ हो जाएगा। लेकिन पाकुड़ जो है पत्थर और बीड़ी के उत्पादन में सबसे आगे है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब साक्षरता की बात आया है तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार कितना साक्षरता दर है? तो 66.4 है। इसमें भी अगर आपको पूछ दिया जाए कि पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर आपका 76.8 है। और महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता दर आपका 55.4 है। अब पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर दोनों में ही फीसदी कौन सा है? पाकुड़ है। लेकिन दोनों में आगे कौन है? तो आपका रांची है। ये सब आपको याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पहला है देवघर, दूसरा चतरा, तीसरा रामगढ़, चौथा है गढ़वा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चतरा जिला में है। ठीक है। और इस वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई है। और इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यह 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इतना याद रखना है। अब हम लोग चतरा के बारे में जानेंगे। तो चतरा जो है ये जिला कब बना है? तो आपका 1991 में जिला बना है।
और चतरा के क्या कहा जाता है, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और चतरा जो है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में अगर बात किया जाए तो यह सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। क्या है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। साथ ही आपको बता दें कि चतरा में आपका क्या है, इटखोरी जगह है। कौन सा है, इटखोरी जगह है। और इटखोरी में ही आपका क्या है, माँ भद्रकाली का मंदिर है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि इटखोरी से ही कौन संबंधित थे, तो आपके शीतलनाथ जो कि जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर थे। ये सब आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 1। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। हमारा झारखंड कब बना है, 15 नवंबर। 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेके अभी तक, यानी कि आज कितना तारीख है, 16 फरवरी 2026 तक जो है झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है आपका अनुच्छेद कितने के तहत लगाया जाता है, 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका लगाया जाता है। अब झारखंड में 3 बार लागू हो चुका है, तो वो तारीख बता देते हैं। तो पहली बार लगा था आपका 19 जनवरी 2009 को लागू हुआ था। और ये कब तक था, तो ये आपका था 29 दिसंबर 2009 तक ये लागू रहा था। ये पहली बार लगा था। अब दूसरी बार कब लगा था, अच्छा इस समय सीएम कौन थे वो भी बताते हैं। तो पहली बार जब लागू हुआ था उस समय सीएम शिबू सोरेन थे। अब दूसरी बार लागू होता है आपका 1 जून 2010 को, 1 जून 2010 को लागू होता है। और ये रहता है 11 सितंबर 2010 तक लागू रहता है। और इस बार भी सीएम कौन रहते हैं, तो शिबू सोरेन। अब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब होता है, तो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 को लागू होता है। और ये था आपका 12 जुलाई 2013 तक ये लागू था। और इस बार अगर सीएम की बात करेंगे तो इस बार सीएम अर्जुन मुंडा थे। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में कृषि योग्य भूमि कितना है। पहला है 38 लाख हेक्टेयर, दूसरा है 38 लाख हेक्टेयर, दूसरा है 35 लाख हेक्टेयर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में जो है वर्तमान में 38 लाख हेक्टेयर है। ठीक है। और झारखंड में बोई गई भूमि का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 23% है। और राज्य में खाद्य फसलों में चावल की प्रधानता है, जिसकी कुल बुआई वाले क्षेत्र के 80% भाग पर खेती की जाती है। ये सब आपको याद रखना है। तो झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। इसमें भी अगर हम लोग बात करेंगे तो 38 लाख हेक्टेयर ही आपका क्या है, कृषि योग्य भूमि है। और झारखंड में जो कृषि होता है आपका क्या है, मानसून पर आधारित होता है। मानसून बेहतर है तो कृषि बेहतर है, और नहीं है तो नहीं है। आप जानते हैं कि झारखंड में जो है सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो है अधिकतर जो है सिंचाई कुआं के माध्यम से किया जाता है, ये भी आप जानते हैं। अगर मानसून की बात किया जाए तो झारखंड में मानसून जो है आपका बंगाल के खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से होती है, लेकिन सबसे अधिक जो है आपका बंगाल के खाड़ी वाला शाखा से वर्षा होती है। अगर बात किया जाए मानसून प्रवेश की, तो झारखंड में जो है 10 से 15 जून के अंतर्गत जो है मानसून का प्रवेश हो जाता है। और मानसून कब लौटता है, तो लगभग मध्य अक्टूबर यानी कि 15 अक्टूबर के आसपास से जो है झारखंड में मानसून लौट जाता है। अगर बारिश की बात करेंगे, वर्षा की बात करेंगे, तो सबसे अधिक वर्षा झारखंड में नेतरहाट क्षेत्र में होता है। ठीक है, नेतरहाट क्षेत्र में होता है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो 140 सेंटीमीटर है। इसको हम लोग अगर मिलीमीटर में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 मिलीमीटर। ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है। पहला है 25%, दूसरा है 15%, तीसरा है 20 और चौथा है 5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5% है। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा 5% है। और आपको बता दें नकदी फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है, आप लोग जानते हैं। जूट आपका नकदी फसल है। दूसरा हो जाएगा आपका कॉफ़ी, क्या है आपका नकदी फसल है। इसके अलावा गन्ना आपका क्या है, नकदी फसल है। इसके अलावा आपको कपास भी आपका नकदी फसल है। आपका
तंबाकू भी क्या है, तो आपका नकदी फसल है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ये हो गया आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि चुटुपाली घाटी झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला रामगढ़, दूसरा खूंटी, तीसरा है रांची, चौथा है गुमला। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ जिला में है। चुटुपाली घाटी का ही एक दूसरा नाम है, इसको क्या कहा जाता है, तो ललकी घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ललकी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और यह घाटी जो है, यह घाटी में जो है 1857 से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र था ये आपका चुटुपाली घाटी। और इन घाटी में शेख भिखारी, टिकैत उमराव और टिकैत घासी सिंह ने अंग्रेजों की प्रवेश को जो है रोक लगा दी, यानी कि घेरा लगा दिया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए, रामगढ़ का बात आया है तो आपको रामगढ़ के बारे में थोड़ा सा बता ही देते हैं। तो रामगढ़ जो है जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। और यह जो है झारखंड का 24वां जिला बना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये झारखंड का जो है सबसे छोटा जिला है। इतना याद रखना है। रामगढ़ की बात और अगर हम लोग करें तो रामगढ़ की बात की जाए तो रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1367 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी, तो राजा बागदेव सिंह के द्वारा जो है रामगढ़ राज्य की स्थापना किया गया है। और रामगढ़ से आपको क्या याद आता है, तो रामगढ़ से आपको ये याद आना चाहिए कि रामगढ़ में ही 1940 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 53वां अधिवेशन किया गया था। इतना आपको याद आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हो गया अपना रामगढ़। और अब बताते हैं खूंटी जिला के बारे में। खूंटी भी जिला बना है आपका 12 सितंबर को, सेम तारीख को बना है जिस दिन रामगढ़ बना है, 12 सितंबर 2007 को। और ये जो है झारखंड का 23वां जिला बनता है। ठीक है, और किससे अलग करके, तो रांची जिला से अलग करके बनाया जाता है। और आपको बता दें कि खूंटी जो है और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो झारखंड में टोटल 24 जिला हैं, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन खूंटी और लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। खूंटी के बारे में बता दें तो प्रतिशत की दृष्टिकोण से जो है झारखंड में सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला जिला कौन सा है, तो आपका खूंटी है। और खूंटी के उलिहातू में ही किनका जन्म हुआ है, तो उलिहातू में आपके बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ है। और खूंटी के ही टकरा टोली गांव में जो है किनका जन्म हुआ है, जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है। कब हुआ है, 3 जनवरी 1903 को। ये सब आपको याद रखना है। वैसे 29 नंबर का सही उत्तर ये हो जाएगा रामगढ़। चलिए आज देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि गलत सुमेलित को पहचाने। पहला वैद्यनाथ मंदिर देवघर, दूसरा है हल्दी घाटी मंदिर गुमला, तीसरा है तपोवन मंदिर रामगढ़, चौथा है जगन्नाथ मंदिर रांची। इसमें कौन सा गलत है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी, तपोवन मंदिर जो है आपका रामगढ़ में नहीं है। तपोवन मंदिर आपका देवघर जिला में है। कहाँ है, देवघर जिला में है। और यहाँ पर जो है भगवान शिव का मंदिर है। किसका, भगवान शिव का मंदिर है। और एक मंदिर के अलावा बहुत सारे गुफाएं हैं और इनमें जो है ऐसा मान्यता है कि ब्रह्मचारी लोग निवास करते हैं। इतना याद रखना है। तो आपका तपोवन मंदिर जो है आपका गिरिडीह बोलते हैं, देवघर जिला में है। इतना याद रखना है। देवघर की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो देवघर जो है जिला बना है 1983 में। और देवघर में ही आपका क्या है, त्रिकुट की पहाड़ी है। और त्रिकुट की पहाड़ी से किसका उद्गम स्थल होता है, तो मोर नदी का उद्गम स्थल होता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर रामगढ़ ऑप्शन दिया है तो आपको बता दें कि रामगढ़ में कौन सा मंदिर है, तो रामगढ़ में आपका रजरप्पा मंदिर है। कौन सा, रजरप्पा मंदिर, जिसको माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है माँ काली का सिर कटा हुआ मूर्ति स्थापित है। और यह जगह जो आपका तंत्र विद्या के लिए सबसे उचित जगह है। साथ ही यहाँ पर जो है बकरे की बलि भी दी जाती है। और रजरप्पा जलप्रपात की, रजरप्पा मंदिर की बात किया जाए तो यह जो है आपका दामोदर, ठीक है, दामोदर प्लस जो है भैरवी नदी के संगम में स्थित है। हाँ, यह वही भैरवी नदी है जिसे भेड़ा नदी भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। और इसी के बगल में यानी कि रजरप्पा मंदिर के बगल में ही आपका क्या है, रजरप्पा जलप्रपात है। कौन सा, रजरप्पा जलप्रपात है। और ये दोनों के दोनों आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आते हैं। ये सब जो है आपको याद रखना ही होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ के बारे में क्या बताएं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ये वैद्यनाथ मंदिर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीना में श्रावणी मेला लगता है। पूरे 1 महीना के लिए लगता है। और ख़ास बात यहाँ यह है कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं, लाखों लाख में आते हैं, वो सभी जो है एक ही प्रकार के वस्त्र धारण करके आते हैं।
ये याद रखना है। और वैद्यनाथ मंदिर के बारे में पुराणों में लिखा गया है कि यह जगह जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त है या सही है। इसके पीछे एक दंत कथा है कि महादेव जो है माता सती जो माँ पार्वती के एक रूप है, उनके हृदय के अंतिम संस्कार यहीं पर किए थे। इतना याद रखना है। और ये जो वैद्यनाथ मंदिर की बात करेंगे तो इसका निर्माण किसने करवाया है, तो इसका निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। और राजा पूरनमल की बात करेंगे तो ये जो है आपके गिद्धौर राजवंश के थे। कहाँ के, तो गिद्धौर राजवंश के थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हल्दी घाटी मंदिर की बात किया जाए तो हल्दी घाटी की मंदिर, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम वासुदेव राय मंदिर है। क्या नाम है, वासुदेव राय मंदिर। चूँकि जानते हैं कि गुमला में एक जगह है कोराम्बे, और कोराम्बे को क्या कहा जाता है, हल्दी घाटी कहा जाता है। अब कोराम्बे में ही आपका क्या है, वासुदेव राय मंदिर, इसीलिए वासुदेव राय मंदिर को हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे जगन्नाथ मंदिर की, तो जगन्नाथ मंदिर रांची के धुरुआ क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर जो है प्रत्येक साल जो है आपका आषाढ़ महीने में रथ मेला का आयोजन किया जाता है। क्या मेला, रथ मेला का। और रथ मेला और जगन्नाथ मंदिर में किसका मूर्ति है, तो आप जानते हैं कि जगन्नाथ जी का मंदिर है, बलराम जी का और सुभद्रा, यानी कि तीनों भाई बहन का यहाँ पर मूर्ति प्रस्थापित है, ये आप जानते हैं। और उड़ीसा में जो पुरी है, उड़ीसा में पुरी में जगन्नाथ का मंदिर है, उसी का नकल या उसी का कॉपी हूबहू ये किया गया मंदिर है। और जगन्नाथ मंदिर की बात किया जाए तो इसका निर्माण 1691 में राजा इनी शाह के द्वारा करवाया गया है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आपको याद रखना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। आप लोग एक ही काम कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक कमेंट जम के कीजिए ताकि हमको अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना सा, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।